नमस्कार बच्चों। आज हम सामाजिक और राजनीतिक जीवन एक का क्लास 6 का अध्याय 6 करेंगे, जिसका नाम है गांव का प्रशासन। आप सभी बच्चे मेरे साथ इस अध्याय को खोल लीजिए। आज हम बहुत धीरे धीरे और बहुत ही आसान भाषा में इस चैप्टर को समझेंगे। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। गांव का प्रशासन। आप सभी बच्चों को पता है कि गांव में बहुत सारी समस्याएं होती है, जैसे कि सड़क बनवाना, बिजली की व्यवस्था करना, पानी की व्यवस्था करना। और अगर कोई व्यक्ति ने किसी और ने उसकी ज़मीन ले ली है, ठीक है, ज़मीन के लिए विवाद होता है और भी समस्या होती है, तो उन सब के लिए एक प्रशासन, एक प्रबंधन, एक व्यवस्था की जाती है। ठीक है, तो इस चैप्टर में जो है एक छोटी सी कहानी है, उसके द्वारा हम गाँव का प्रशासन समझेंगे। देखिए, लिखा है यहाँ पे, भारत में 6 लाख से अधिक गांव हैं। उनकी पानी, बिजली, सड़क आदि की ज़रूरतों को पूरा करना कोई आसान काम नहीं है। अब सोचिए, 6 लाख से भी अधिक गांव हैं भारत में, तो समस्या भी उनकी बहुत ज़्यादा होगी। पानी की समस्या, बिजली की समस्या और सड़क आदि भी ज़रूरत होते हैं, उसके अलावा भी ज़रूरत होती है, उनको पूरा करना ये कोई आसान काम नहीं है। इसके अलावा ज़मीन के दस्तावेजों का रख रखाव करना। आपको पता है कि गांव में लोगों के पास ज़मीन होती है, ठीक है। अब आप कैसे कहोगे कि ज़मीन मेरा है, ठीक है, तो इसके लिए भी क्या होता है, एक व्यवस्था की जाती है, एक दस्तावेज बनाया जाता है कि हाँ, इस व्यक्ति की ये ज़मीन है, ठीक है। तो और आपसी विवादों को भी और आपसी में जो उनके विवाद होते हैं, ठीक है, उससे भी निपटाने की ज़रूरत पड़ती है। इन सब की व्यवस्था के लिए गांव का प्रशासनिक ढांचा होता है। इस पाठ में हम 2 ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारियों के काम के बारे में थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे। इस पाठ में हम 2 ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारियों के काम के बारे में अच्छे से विस्तार से हम जानेंगे। देखिए, गांव में एक झगड़ा होता है। मोहन एक किसान है। मोहन कौन है? एक किसान है। उसके परिवार के पास थोड़ी सी खेतीहारी जमीन है, ठीक है। मोहन क्या एक किसान है। उसके परिवार के पास थोड़ी सी, मतलब बहुत कम खेत है, ठीक है, जमीन है, जिस पर वह कई सालों से खेती करता है। क्या कर रहा है? खेती कर रहा है। उसके खेत से लगा हुआ एक रघु का खेत है, ठीक है। उसका जो खेत है, ठीक है, उसी से लगा हुआ एक रघु का खेत है। जैसे कि मान लीजिए कि मोहन का ये खेत है, ठीक है, और फिर यहाँ पे ये किसका खेत है? रघु का, ठीक है। ये किसका है? मोहन का है। और ये किसका है? रघु का है, ठीक है। तो यहाँ पे लगा हुआ खेत है, ठीक है। ये खेत किसका है? मोहन का है। ये इसी से लगा हुआ रघु का खेत है। दोनों के खेत में एक छोटी सी मेड़ से अलग होती है। इसी को मेड़ कहा जाता है। जो बीच में ये दिख रहा है आपको, एक मिट्टी सा आपने देखा होगा, ऊंचा सा रहता है, इसी को कहते हैं। दोनों के खेत में एक छोटी सी मेड़ से अलग होती है। एक सुबह मोहन ने देखा कि रघु ने मेड़ का थोड़ा आगे बढ़ा लिया था। ऐसा करके उसने मोहन की कुछ जमीन अपने खेत में, जब मोहन सुबह सुबह आता है तो वो देखता है कि ये जो है, ये मोहन का खेत है, ये रघु का खेत है, ठीक है। तो रघु ने क्या किया, इसको और इधर खिसका दिया है, मान लीजिए यहाँ पे कर दिया उसने, ठीक है। और इतना जमीन उसने ले लिया अपने में। ये किसने देखा? मोहन ने देखा। मिला लिया और अपने खेत का आकार बढ़ा लिया। मोहन को बहुत गुस्सा आया। अगर वह थोड़ा सा डरा हुआ भी था, लेकिन मोहन गुस्सा तो आया कि इसने क्या किया, मेरे खेत को ले लिया, मेरा खेत का हिस्सा ले लिया, लेकिन उसको गुस्सा आया और वो डरा हुआ भी था। रघु के परिवार के पास बहुत ज़मीन थी, क्योंकि रघु के परिवार के पास क्या है, बहुत ज़मीन थी। और इसके अलावा उसके ताऊ गाँव के सरपंच थे, ठीक है। रघु के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है और उसके जो ताऊ हैं, ठीक है, वो गांव के कौन है? सरपंच थे। फिर भी मोहन ने हिम्मत जुटाई। मोहन तो डरा हुआ था, क्योंकि इसके पास ज़मीन बहुत है रघु के पास, और उसके जो ताऊ हैं वो सरपंच थे, ठीक है, गांव के। फिर भी मोहन ने क्या की? हिम्मत जुटाई और रघु के घर पहुंच गया। रघु के कहाँ पहुंच गया? घर। दोनों के बीच दोनों में कहा सुनी हुई बहस हुई। रघु ने तो मानने से इनकार कर दिया कि उसने मेड़ को आगे बढ़ाया था। थोड़ी देर के बाद झगड़ा शुरू हो गया। उसने मना कर दिया। उसने बोला कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैंने बिल्कुल भी जो मेड़ थी उसको नहीं आगे खसकाया है। उसने बिल्कुल मना कर दिया, ठीक है। रघु ने अपने एक मजदूर को बुला लिया। लेकिन रघु ने किसको बुला लिया? एक मजदूर को बुला लिया। दोनों मिलकर
मोहन पर चिल्लाने लगे, चिल्ला रहे थे। फिर उन्होंने मोहन को मारना शुरू कर दिया। ठीक है, एक तो आप देख लीजिए, मतलब गलती रघु की है और रघु मानने से भी इनकार कर रहा है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, और उसने अपने एक मजदूर को भी बुला लिया और मोहन को मारना भी शुरू कर दिया। हो हल्ला सुनकर पड़ोसी बाहर आ गए। जब हल्ला होने लगा तो पड़ोसी बाहर आ गए। उन्होंने देखा कि मोहन की पिटाई हो रही है। बीच बचाव करके उन्होंने मोहन को बचाया। उन पड़ोसी ने मोहन को बचाया। मोहन को सिर पर और हाथ में बहुत चोट आई थी। एक पड़ोसी ने उसकी मरहम पट्टी की, उसको चोट आई और एक पड़ोसी ने क्या किया, मलहम पट्टी की। मोहन के एक दोस्त ने गांव के डाकघर में काम करता था। ठीक है, मोहन का एक दोस्त है जो गांव के डाकघर में काम करता था। उसने सुझाव दिया कि उसे स्थानीय पुलिस थाने में जाकर रपट लिखवानी चाहिए, जबकि कुछ लोग इसके खिलाफ थे। ठीक है, उसका दोस्त था, उसने बोला कि तुम्हें पुलिस थाने जाना चाहिए और रिपोर्ट लिखवाना चाहिए जो भी तुम्हारे साथ हुआ है। लेकिन कुछ लोग मना कर रहे थे, क्योंकि वो कह रहे थे कि रघु के पास क्या है, बहुत ज़्यादा ज़मीन है, बहुत ज़्यादा खेत है, और उसके जो ताऊ हैं वो भी गांव के सरपंच है, तो कुछ भी नहीं होगा, बस किसका नुकसान होगा, मोहन का नुकसान होगा, पैसा भी मोहन का खर्च होगा, तो तुम मत जाओ। जबकि कुछ लोग इसके खिलाफ थे। उनको लग रहा था कि बहुत सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा, नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। कुछ लोगों ने कहा कि रघु के परिवार वाले तो पहले ही पुलिस थाने पहुंच चुके होंगे। कुछ लोगों ने कहा, अब इतना कुछ हो रहा है, सब अपनी अपनी बातें कहने लगे। ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं आपको जाना चाहिए, ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं जाना चाहिए, पैसे बर्बाद होंगे, कुछ लोग कह रहे हैं कि रघु तो पहले चला गया होगा। काफी विचार विमर्श के बाद अतः ये तय हुआ कि जिन पड़ोसियों की आंखों के सामने ये घटना हुई थी, मोहन उनको लेकर पुलिस थाने जाएगा। बाद में ये फैसला हुआ कि जिन लोगों के सामने, जिन पड़ोसियों के सामने ये जो भी बहस हुई थी, जो भी मारपीट हुआ था, उनको लेके जाएगा वो पुलिस थाने में, ताकि जब वो पुलिस वाला नहीं मानेगा तो बताएंगे ना कि उनके पड़ोसी बताएंगे कि हमने देखा था। ठीक है, तो बाद में फैसला किया गया कि उनके पड़ोसी भी उसके साथ जाएंगे, मोहन के साथ। पुलिस थाने का क्षेत्र। थाने के रास्ते में पड़ोसी ने पूछा, थाने के रास्ते में एक पड़ोसी ने पूछा, क्यों ना हम थोड़ा और पैसा खर्च करके शहर के बड़े थाने में चले। मतलब कि रास्ते में ही, ठीक है, किसी ने पूछा, किसी पड़ोसी ने, कि हम पैसा खर्च करते हैं और क्या कहते हैं, हम शहर के बड़े थाने में जाते हैं। ठीक है, मोहन ने समझाया कि बात पैसे की नहीं है, हम इस थाने में अपना मामला दर्ज करवा सकते हैं, क्योंकि हमारे गांव का ही कार्य क्षेत्र में आता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कोई भी आपके गांव में कोई भी समस्या होती है या किसी बात पे विवाद होता है, तो आप अपने क्षेत्र के ही पुलिस थाने में जाओगे, आप किसी और जिले के या कहीं और के पुलिस थाने में नहीं जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात बताया गया है कि हमारा गांव इसी कार्य क्षेत्र में आता है, हमारा गांव इसी के कार्य क्षेत्र में आता है, मतलब हमारे गांव में कोई भी समस्या होगी तो हम इसी पुलिस थाने में जाएंगे। पुलिस थाने में होने वाला काम। जब सब लोग पुलिस थाने पहुंचे तो मोहन थानेदार के पास गया और उसे पूरा मामला बताया। अब पुलिस थाने में सब पहुंच चुके हैं और मोहन ने अपनी समस्या बताई, उसने सब कुछ बताया जो भी हुआ था। उसने ये भी बताया कि वह अपनी शिकायत लिखित रूप में देना चाहता था। मोहन ने बताया कि मैं लिखित रूप में देना चाहता हूँ। ठीक है, थानेदार ने बड़ी बेरुखी से कहा, उसके पास थोड़ी शिकायतों की जांच पड़ताल करने का समय नहीं है। लेकिन जो पुलिस है उसने मना कर दिया, कह रहा है ये छोटी मोटी समस्या के लिए हमारे पास समय नहीं है। ठीक है, मोहन ने अपने घाव भी दिखाए, मोहन ने बताया भी मुझे यहाँ पे चोट लगा है, मुझे रघु ने मारा है। ठीक है, लेकिन थानेदार पे कोई भी असर नहीं हुआ। मोहन हैरान था। मोहन क्या था? हैरान था। उसकी शिकायत आखिर दर्ज क्यों नहीं हो पा रही थी। मोहन बाहर गया और अपने पड़ोसी को बुलाकर अंदर ले आया। जब मोहन ने अपनी सारी समस्या बताई लेकिन उस पर कुछ भी नहीं हुआ, तब मोहन ने क्या किया, जो बाहर थे पड़ोसी पुलिस थाने के बाहर, उनको बुला के लाया। मोहन बाहर गया और अपने पड़ोसियों को बुलाकर अंदर ले आया। पड़ोसियों ने थानेदार को समझाया कि मोहन को उसकी आंखों के सामने पीटा गया है, मोहन को उसकी आंखों के सामने पीटा गया है। अगर वे उसे ना बचाते तो उसे बहुत ही गंभीर चोटें आती। उन्होंने मामला दर्ज करने पर जोर दिया। अतः थानेदार राजी हो गया। उसने मोहन को अपनी शिकायत लिखकर देने को कहा।
जब पड़ोसी ने बताया कि ये सब कुछ हमारे सामने हुआ है, अगर हम नहीं होते तो मोहन को बहुत गंभीर चोट आती। ये सब कुछ सुन के पुलिस थाने ने बोला ठीक है, तुम लिख के दो अपनी जो भी शिकायत है। थानेदार ने वादा किया कि अगले दिन एक हवादार घटना की जांच पड़ताल के लिए उनके यहाँ पहुँचेगा। और थानेदार ने पुलिस ने बोला ठीक है, हमारे यहाँ से एक हवादार घटना की जांच पड़ताल के लिए, कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है या क्या है, जो भी समस्या है उसकी जांच पड़ताल के लिए वो पहुँचेगा। ठीक है, ये किसने बोला? पुलिस ने बोला। राजस्व विभाग का काम। आपने पढ़ा कि मोहन और रघु में खेत की मेड़ को लेकर जबरदस्त लड़ाई हुई। क्या ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वे अपना मामला शांतिपूर्वक सुलझा लेते? क्या कोई ऐसे अभिलेख यानी रिकॉर्ड होते हैं जिनसे ये पता चल जाए कि गांव में किसके पास कौन सी ज़मीन है? चलिए पता करते हैं ये कैसे किया जाता है। अब इसमें यही बताया गया है कि बच्चों की आपके पास कितनी ज़मीन है। ठीक है, मान लीजिए आपके दादा जी हैं तो उनके पास कितनी ज़मीन है और मेरे दादाजी के पास कितनी ज़मीन है, ये कैसे पता चलता है? इसके लिए क्या व्यवस्था की जाती है? क्या कुछ अभिलेख होता है, कोई रिकॉर्ड होता है? ठीक है, अभी आगे बताया जाएगा। ज़मीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना पटवारी का मुख्य काम होता है। देखिए, ज़मीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना, कितना ज़मीन किसका है, ये किसका काम है? पटवारी का काम होता है। अलग अलग राज्यों में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। किसको? पटवारी को। इसको कहीं पे पटवारी, कहीं पे लेखपाल, कहीं कर्मचारी और कहीं ग्रामीण अधिकारी, तो कहीं कानून कहते हैं। हम यहाँ जमीन का लेखा जोखा रखने वाले कर्मचारी के लिए पटवारी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है, हम यहाँ जमीन का लेखा जोखा, जो जमीन का लेखा जोखा रखता है कि इतनी जमीन आपकी है, इतनी जमीन मेरी है, कितना कट्ठा या कितना बीघा किसका जमीन है। ठीक है, इसका जो भी लेखा जोखा है वो रखने वाले को क्या बोल रहे हैं? हम पटवारी बोल रहे हैं। ठीक है, प्रत्येक पटवारी कुछ गांव के लिए जिम्मेदार होता है। अगले पृष्ठ पर आप नए नक्शे और उसके अनुसार बने खसरे यानी रजिस्टर के विवरण को देखिए। ये पटवारी द्वारा रखा गया गांव के लोगों की जमीन का रिकॉर्ड का एक हिस्सा है। पीछे पेज पे एक दिखाया गया है कि कैसे पटवारी कैसे रिकॉर्ड रखते हैं। ठीक है, आमतौर पर पटवारियों के पास खेत नापने के अलग अलग तरीके होते हैं। कई जगहों पर वे एक लंबी लोहे की जंजीर का इस्तेमाल करते हैं। मतलब पटवारी जो है ज़मीन को नापने के लिए कि कितनी ज़मीन किसकी है वो अलग अलग तरीका होता है। ठीक है, कहीं कहीं पे क्या करते हैं, लोहे की एक लंबी सी जंजीर रखते हैं। ठीक है, इसे जरीब कहते हैं। ऊपर दी गई कहानी में पटवारी मोहन और रघु के खेतों को नापकर ये देख सकता था कि वह गांव के नक्शे से मेल खाता है कि नहीं। अगर वह नक्शे से मेल नहीं खाता तो उसको पता चल जाता कि मेल खिसकाकर खेत की सीमा बदली गई है। मतलब यही बताया गया कि कहानी में, ठीक है, जो कहानी में मोहन रघु के बीच में जो भी हुआ है, इसमें हम नाप कर, वो जो यहाँ पे लिखा है जरीब, इसके द्वारा नाप कर देख सकता था, ठीक है, कि जो खेत का मेड़ था उसको खिसकाया गया है कि नहीं। पटवारी किसानों से भूमि कर भी इकट्ठा करता है। पटवारी क्या करता है? किसानों से भूमि कर भी लेता है और सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाली फसलों के बारे में जानकारी देता है और सरकार को ये भी बताता है कि उसके क्षेत्र में कौन सी फसल उग रही है। इसकी जानकारी भी पटवारी देता है। यह काम वे अपने रिकॉर्डों के आधार पर करता है, इसलिए ज़रूरी है कि वह उनको समय समय पर दुरुस्त करता रहे। किसान कई बार फसल बदल देते हैं। किसान क्या करते हैं? कई बार फसल बदल देते हैं, कुछ और उगाने लगते हैं, या कोई कहीं पे कुआं खोद देता है। इन सब का हिसाब रखना सरकार के राजस्व विभाग का काम होता है। इन सब का हिसाब रखना सरकार के राजस्व विभाग का काम होता है। इस विभाग के वरिष्ठ लोग, जो इनसे ऊपर के लोग होते हैं, क्या करते हैं? निरीक्षण करते हैं। भारत में सभी राज्य जिले में बटे होते हैं। आपको पता है सभी राज्य क्या हैं? जिले में बटे हुए हैं। जमीन से जुड़े मामलों की व्यवस्था के लिए इन जिलों को और भी छोटे खंडों में बांट दिया जाता है। सभी राज्य में जिले में बटे हुए हैं, जितने भी राज्य हैं जिलों में बांट दिया गया है। जिलों को भी बांट दिया गया है। उपखंडों को कई नामों से जाना जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा है, जिलों को और भी छोटे खंडों में बांट दिया जाता है। जिले के उपखंडों को कई नामों से जाना जाता है, जैसे तहसीलदार, तालुका इत्यादि।
सबसे ऊपर जिला अधिकारी होता है। सबसे ऊपर कौन होता है? जिला अधिकारी होता है। और उसके नीचे तहसीलदार होते हैं। उन्हें विभिन्न मामलों को निपटाना होता है। वे पटवारी के काम का भी निरीक्षण करते हैं। ठीक है, तहसीलदार और जिला अधिकारी पटवारी के काम को भी देखते हैं कि पटवारी अपना काम सही से कर रहा है कि नहीं। पटवारी के काम का भी निरीक्षण करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि रिकॉर्ड सही ढंग से रखे जाए और राजस्व विभिन्न तरह के कर इकट्ठा होता है। वे देखते हैं कि पटवारी अपना काम सही से करे, वे जमीन का जो कर है वो सही से ले। ठीक है, और किसानों को वे ये भी देखते हैं कि किसानों को अपने रिकॉर्ड की नकल आसानी से मिल जाए। किसकी कितनी जमीन है उसका एक फोटोकॉपी, उसका एक नकल किसान के पास भी होना चाहिए। उन्हें मिल रहा है कि नहीं, ये भी तहसीलदार और जिला अधिकारी देखता है। वे विद्यार्थियों को जरूरत पड़ने पर जाति प्रमाण पत्र आदि भी जारी करते हैं। तहसीलदार के दफ्तर में जमीन से जुड़े विवाद के मामले सुने जाते हैं। ठीक है, तो पटवारी के ऊपर कौन होता है? तहसीलदार। और तहसीलदार के ऊपर कौन होता है? जिलाधिकारी। एक नया कानून। जब हम उन किसानों के बारे में सोचते हैं जिनके पास जमीन है तो आमतौर पर हमारे ध्यान में पुरुष होते हैं। महिलाओं की हैसियत खेतों में काम में एक मददगार भर ही मानी जाती है। उनके बारे में जमीन के मालिक के रूप में कभी नहीं सोचा जाता। जब भी हम जमीन के बारे में सोचते हैं, ठीक है, तो हम यही सोचते हैं कि जमीन का मालिक कौन होगा? एक पुरुष होगा, एक आदमी होगा। औरत के बारे में कभी सोचते ही नहीं है कि एक जमीन का मालिक एक औरत भी हो सकती है। इसमें यही बताया गया बच्चों। अभी तक कई राज्यों में हिंदू औरतों को परिवार की जमीन में हिस्सा नहीं मिलता था। पिता की मृत्यु के बाद जमीन बेटों में बांट दी जाती थी। आप सभी को पता है, आप सभी बच्चों को, कि पिता के बाद जमीन दादा की जमीन होती है, दादा के बाद उसके बेटे को जमीन मिलती है, उसके बाद उसके बेटे को जमीन मिलती है। ठीक है, उसमें बेटी का कोई हिस्सा नहीं होता। औरतों को परिवार की जमीन में हिस्सा नहीं मिलता था। पिता की मृत्यु के बाद जमीन बेटों में बांट दी जाती थी। हाल ही में ये कानून बदल दिया गया है, लेकिन ये कानून बदल दिया गया है। नए कानून के मुताबिक हिंदू परिवार में बेटों और बेटियों और उनकी माँ को भी जमीन में बराबर हिस्सा मिलता है। ये कानून सभी राज्यों और सभी केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। ठीक है, एक कानून बना है, एक नया कानून, हिंदू अधिनियम धारा 2005, जिसमें कहा गया कि जमीन में जो है, जमीन का हिस्सा जो है वो अब किस में बांट दिया जाएगा? बेटी में और माँ। ठीक है, माँ बेटी में भी, औरतों में भी बांटी जाएगी। औरतों का भी जमीन में हिस्सा होगा। इस कानून से बड़ी संख्या में औरतों को फायदा होगा। उदाहरण के लिए सुधा एक खेतिहर परिवार की सबसे बड़ी बेटी है। एक उदाहरण दिया गया है यहाँ पे बच्चों कि सुधा क्या है? एक सबसे बड़ी बेटी है। ठीक है, वह शादीशुदा है और पास के गांव में रहती है। ठीक है, सुधा क्या है? शादीशुदा है। ठीक है, शादी हो चुकी है सुधा की, और वो पास के गांव में रहती है। अपने पिता की मृत्यु के बाद सुधा अक्सर खेती में काम करने में आती है। जब उसके पिता की मृत्यु हो चुकी है तो वो अपनी मम्मी के पास आती है। ठीक है, और खेत के काम में क्या करती है? हेल्प करती है। ठीक है, मम्मी की। माँ ने पटवारी से कहा कि जमीन पर अब बेटे के साथ साथ उसका और दोनों बेटियों का भी रिकॉर्ड में आ जाए। अब जो सुधा है, उनकी माँ कहती है कि पटवारी से कहा कि जमीन पर अब बेटे के साथ साथ उसका और 2 बेटियों का नाम भी रिकॉर्ड में आ जाएगा। ठीक है, वो बात कह रही है। सुधा की माँ बड़े आत्मविश्वास के साथ छोटे बेटे और बेटी की मदद से खेती का काम संभालती है। सुधा भी इसी निश्चितता में है, जी रही है कि वे जरूरत पड़ने पर वे अपने हिस्से की जमीन से काम चला सकती है। ठीक है, इस कहानी में ये बताया गया है कि सुधा क्या, उसकी शादी हो चुकी है और वे अपनी मम्मी के पास, ठीक है, क्योंकि उनके पापा नहीं है तो अपनी मम्मी के पास खेत में मदद करने आती है। और जो सुधा की माँ है वो पटवारी से कहती है कि अब इस रिकॉर्ड में खेत का जो मालिक है इसमें मेरी बेटी और मेरा भी हिस्सा है। और सुधा भी एक उम्मीद के साथ जी रही है कि अब अगर कुछ होता भी आगे चल के तो मेरा भी खेत में हिस्सा होगा। ठीक है, और वो अपने ज़मीन से काम चला सकेगी, अपना जीवन जी सकेगी। इसी के साथ बच्चों ये चैप्टर ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा। तो आप सभी बच्चे फिर से खुद से इस चैप्टर को समझिए, एक बार रीड कीजिए खुद से,
कोई भी अध्यापक, कोई भी टीचर आपको कितना भी समझा ले, जब तक आप खुद से नहीं कोशिश करोगे, खुद से नहीं समझोगे, खुद से रीड नहीं करोगे, आपको नहीं समझ में आएगा। तो आप एक बार खुद से इस चैप्टर को रीड कीजिए, बहुत मज़ेदार चैप्टर, बहुत अच्छा है। आप खुद से कोशिश कीजिए, खुद से समझिए एक एक लाइन। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और इसके क्वेश्चन आंसर आप खुद से कीजिए, खुद से ढूंढिए। जब आप खुद से काम करते हो, कुछ भी खुद से ढूंढते हो, आपको बहुत अच्छे से समझ में आता है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपको कहीं जाना है, ठीक है, और मैं आपके साथ रोज़ जाऊँ, ठीक है, तो आपको कभी वो रास्ता याद नहीं होगा, ठीक है, आप कभी भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाओगे। जिस दिन आप अकेले चलोगे ना, तो आपको रास्ता हमेशा के लिए याद होगा। ये जितने भी क्वेश्चन है अभ्यास की, ठीक है, इसके आंसर इसी के बीच में है, इसी के अंदर है। इस चैप्टर को आप खुद से रीड कीजिए अच्छे से, खुद से, ठीक है, आपको पूरा चैप्टर समझ में आएगा। और ये क्वेश्चन आप अंदर से ढूंढ के खुद से कीजिए। जब हम खुद से कोई काम करते हैं तो वो चीज़ हमें बहुत अच्छे से समझ में आती है।